So, good morning. Today we are going a little bit further at page number 4.19 of your study material. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act. Yes, again take a quick review of past incidents. हमने सबसे पहले पीएफ देखा था, प्रोविडेंट फंड जिसे हम बोलते हैं. तो प्रोविडेंट फंड में एक लमसम अमाउंट के बेनिफिट की बात थी जो सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग में उसकी स्कीम ड्राफ्ट करनी है. उसमें शेड्यूल नंबर 2 लगता है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 यू हैव टू ड्राफ्ट अ स्कीम फॉर द प्रोविडेंट फंड. नेक्स्ट उसमें कुछ जो अथॉरिटीज थी जो मैनेज करती थी, जो सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, कमिटी है, इन दिनों की बात हमने की थी, इनके पावर्स की बात की थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि हु कैन बिकम मेंबर एंड हु आर द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज एंड सो एंड सो एंड सो. नेक्स्ट वन हमने देखा था, दैट इज द सेक्शन नंबर 6A, राइट. 6A रिलेटेड विद यस पेंशन फंड. तो पेंशन फंड के लिए शेड्यूल नंबर 3 एप्लीकेबल होता था. अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 इनके जो टर्म्स कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग में इनकी स्कीम भी एक रेडी होनी चाहिए. जिसके रिगार्ड्स में हमने बात किया था कि जब पेंशन फंड की बात करें तो पेंशन फंड ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस था 1971 से. तो 71 से पेंशन फंड कुछ था, पर इनका चेंज ओवर कैसे करना था, तो इन्होंने 1995 से अपना एक नया पेंशन का स्कीम डाल दिया और उस पेंशन स्कीम के अंदर उस पुरानी पेंशन स्कीम को मर्ज कर दिया. तो सारी असेट्स और जो फंड था जो कि पुरानी पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था वो मर्ज हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा नई पेंशन स्कीम में. तो ये एक बात थी. नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आई थी वो थी यस दैट इज रिलेटेड टू अपना ये इंश्योरेंस. तो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस EDLI जो हमने पढ़ा था. तो EDLI की जो स्कीम है जो कि सबसे पहले हमारे पास आई थी वो थी 1976 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 76 से ये EDLI का स्कीम चालू था, बट इन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया और 2010 से इसको शुरू किया. 2010 का अमेंडमेंट एक्ट था. 2010 के बाद 11 में अगेन अमेंडमेंट हुआ. 2014 में फाइनल अमेंडमेंट होने के बाद अभी ये इम्प्लीमेंटेड है. तो ये तीन चीजें हम पढ़ के आए हैं और इन तीन चीजों के बाद अब हम जो आगे बढ़े थे उस आगे बढ़ने की बात में हमने कई सारी चीजें देखी, जिसमें सबसे पहला था कि एम्प्लॉय की जो पेमेंट लायबिलिटी है वो हमने कैलकुलेशन के हिसाब से सेक्शन नंबर 7A देखा था. 7A के बाद उसके ही अंदर कुछ पॉइंट देखे थे 7B के हिसाब से और 7C के हिसाब से. ये तीन चीजें जो थी यहाँ पे ये था कि जो ऑफिसर्स है, जो बोर्ड के ऑफिसर्स है, उनकी एबिलिटी क्या है to assess the liability of the employer. यानी कि first one they have to decide whether the act is applicable to such establishment or employer or not. उसके बाद वो डिसाइड करेंगे what is the liability of that employer. तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए हमने 7A, 7B, 7C जैसे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं. उसमें राइट्स कैसे था, उसमें एक्स पार्टे डिसीजन कैसे लिया जाएगा, कब जब मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर को हियरिंग के लिए बुलाया गया और वो हियरिंग के लिए अपीयर नहीं होता है, या तो फिर मान लीजिए कि उसको हियरिंग के लिए बुलाया या फिर उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने मंगवाए थे, इंफॉर्मेशन या रिटर्न, तो उसने वो डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन या रिटर्न सबमिट नहीं करवाए. इन दैट केस ऑल्सो जो कोई भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है, अवेलेबल प्रूफ्स है, उनके बेसिस पे जो ऑफिसर है वो एक्स पार्टे डिसीजन देगा. एक्स पार्टे का मतलब ये कि पार्टी को अब इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. तो ऑन दैट बेसिस डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके इनका लायबिलिटी फिक्स कर दिया जाएगा, उन्हें एक ऑर्डर पास किया जाएगा. उस ऑर्डर को पास करने के 3 महीने तक, यानी जो कोई भी ऑर्डर है उसमें एक लायबिलिटी फिक्स की होगी कि इतना अमाउंट एम्प्लॉयर का एस्केप हो चुका है या फिर इसे पे करना बाकी है, जिसमें पिछले 5 साल तक ये एस्केप असेसमेंट हो सकता है. अब मान लीजिए कि ये जो ऑर्डर, जो एक्स पार्टी ऑर्डर इश्यू हो गया, इस एक्स पार्टी ऑर्डर में अगर वो प्रिजुडिशियल टू द एम्प्लॉयर है, प्रिजुडिशियल टू द एम्प्लॉयर है, यानी कि उनके अगेंस्ट में ये ऑर्डर पास हुआ है एक्स पार्टी जजमेंट का, तो वहां पे एम्प्लॉयर के पास एक राइट है. एम्प्लॉयर 3 महीने यानी ऑर्डर कम्युनिकेट होने के 3 महीने में वहां पे रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है विद ड्यू अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है. अगर उस कमिश्नर को या फिर ऑफिसर को लगता है कि इसने अप्रोप्रिएट कॉजेस प्रोवाइड किए हैं कि जिसके कारण वो अपीयर नहीं कर सका या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया, इन दैट केस दे आर एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंड फिर से वो देखेंगे और अपना जो पुराना जो ऑर्डर था उसे सेट असाइड करेंगे और नया ऑर्डर इश्यू करेंगे. दूसरी बात यहाँ पे ये होगी कि अगर मान लीजिए कि उन्हें एप्लीकेशन जो दी है रिव्यू की वो जस्ट एंड इक्विटेबल नहीं लगती, प्रॉपर कॉज के साथ वो उनको सबमिट की ऐसा नहीं लगता है, जो रीजन उन्होंने बताया, एम्प्लॉयर ने बताया, तो वो रीजन भी वैलिड नहीं है उनकी
दिमाग से ये सोचने के बाद, सारे एविडेंसेस को रिफर करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि जो रीजन बताया वो इनवैलिड है, तो वो उस रिव्यू की एप्लीकेशन को खारिज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑर्डर जो कम्युनिकेट किया गया है, प्राइमा फेसी जो ऑर्डर इश्यू हुआ था, एक्स पार्टी ऑर्डर, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। बट अगर रिव्यू के लिए जाना है तो आपको सबसे पहली कंडीशन ये है कि ड्यू टाइम पीरियड में रिव्यू का एप्लीकेशन कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप अपील में मत जाइए। अगर अपील में गए तो आप रिव्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कंसर्न ऑफिसर जिसने ऑर्डर पास किया है उनके पास रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं जा सकती है, राइट। तो सबसे पहली बात कि आप अपील नहीं करोगे। दूसरी बात, ड्यू टाइम पीरियड के अंदर क्या करना है, आपको एप्लीकेशन कर देना। 3 महीने का पीरियड दिया था ऑर्डर, यानी कि जो एक्स पार्टी ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उसके 3 महीने में आपको एप्लीकेशन फाइल कर देनी। ये बात तो चलो खत्म हो गई। अब क्या होना है, तो दूसरी बात यह है कि जो रिव्यू की एप्लीकेशन जाती है और रिव्यू की एप्लीकेशन के साथ एक और हियरिंग अरेंज होगी, और उस हियरिंग के बाद फाइनल ऑर्डर इश्यू किया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें थी। इसमें पेनल्टी वगैरह जो एस्केप्ट हो जाती है, अगर कोई फंड का कंट्रीब्यूशन एस्केप कर गया तो उसके लिए भी कोई पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन था जो हमने देख लिया। अब हम आगे जाते हैं, तो वी आर गोइंग लिटिल बिट फर्दर फॉर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पे अपील करना है। सेक्शन नंबर 7D देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट by notification in official gazettes constitute one or more appellate tribunal to be known as Employees Provident Fund Appellate Tribunal to exercise the powers and discharge the functions conferred on such tribunal by this act, and every such tribunal shall have jurisdiction in respect of establishment situated in area। यानी एरिया वाइज जो है वो यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट्स के थ्रू कंस्टिट्यूट होंगे क्या, वन और मोर एपीलेट ट्रिब्यूनल। इनका एक दायरा है, तो वो जो दायरे में जितने भी एरिया आते हैं उन सभी एरिया के लिए वो एपीलेट ट्रिब्यूनल कंसीडर होगा, राइट। आगे नेक्स्ट आपको पता है कि द ट्रिब्यूनल शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कंस्टिट्यूटेड इन सच एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूटिंग द ट्रिब्यूनल। अ ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ, अंडरलाइन कीजिए, कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी इस ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक ही बंदा होगा जो कि हियरिंग करेगा, और वो कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट दैट बंदा। आगे, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर of the tribunal hereinafter referred to as a presiding officer, and unless he is or has been or is qualified to be judge of a high court or a district judge। देखिए अब दूसरी बात, दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, person shall not be qualified for appointment as presiding officer of the tribunal। यानी जिस बंदे को यहाँ पे ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किया जाएगा टू प्रोसीड द केसेस, तो टू प्रोसीड द केस जो बंदा अपॉइंट होगा वो बंदा किस कैटेगरी का होगा, तो यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन करी है कि he must has been judge of high court or district judge। यानी ये कैटेगरी के जो बंदे हैं उन्हें ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी प्रेसिडिंग ऑफिसर के तौर पे, और कोई भी पर्सन ये केस को यहाँ पे हियरिंग के लिए चलाने के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 7E to 7I। अब देखिए, वी आर रिफरिंग द केस ऑफ ट्रिब्यूनल दैट इज रिफर्ड एज पर 7D। अब 7D के बाद 7E to I आर द सपोर्टिंग सेक्शंस। देखिए 7E to 7I provides for the terms and conditions of service of presiding officer and other staffs of the appellate tribunal, है ना। सिंपल सी बात है। 7D जो है आपकी मेन सेक्शन है जिसमें आपको ये बताया गया है कि ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल में कौन अपॉइंट होगा, बट उसके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो है वो आपको 7E से लेके 7I तक आपकी सपोर्टिंग सेक्शन के थ्रू आपको बताए जाएंगे। तो अब हम रिफर करने जा रहे हैं क्या, सपोर्टिंग सेक्शन 7E to I, यानी कि ट्रिब्यूनल की डेफिशिएंसी कब होगी, ट्रिब्यूनल के पावर्स क्या होंगे, ट्रिब्यूनल अपनी प्रोसीडिंग कैसे करेगा, ट्रिब्यूनल में जो बंदे अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनका स्केल क्या होगा, उनके राइट्स रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, उनके पीरियडिक रिटर्न्स उनको कैसे सबमिट करवाने होंगे, राइट, और वो ऑर्डर कैसे पास करते हैं उसकी सब बात है। देखिए कैसे चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास है एपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील्स टू द ट्रिब्यूनल 7I से इन्होंने शुरू किया। देखिए 7I में ये बताया है
कि any person agreed by the notification issued by the central government or order passed by the central government or any authority under the provision of subsection 3 of subsection 4 of section 1 or section 3 of or the subsection 1 of section 7A or 7B except an order rejecting an application of the review referred to in subsection 5 thereof. Most important, कल मैंने आपको बताया था ना, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि रिव्यू के लिए आपने एप्लीकेशन किया है, इसका मतलब आपने अपील नहीं किया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अभी मैंने आपको बताया ना शुरुआत में कि अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है किसी ऑफिसर के पास से, सो दैट्स क्लियर कि आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उसे रिव्यू के लिए अप्लाई कीजिए उसी ऑफिसर को कि भैया प्लीज रहम करो, हमारे यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है, या फिर इस इंफॉर्मेशन को जैसे आपने प्रेजेंट किया था या फिर जैसे मैंने सबमिट किया था उसमें कुछ गलती थी, तो आपका ऑर्डर अमेंड होना चाहिए। ये होगा क्या, एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर अपने ऑर्डर के लिए कोई रेमेडी चाहता है तो दो रेमेडी अवेलेबल है, एक है रिव्यू के लिए एप्लीकेशन, दूसरी रेमेडी क्या है, दूसरी रेमेडी अपील करो, अपील ट्रिब्यूनल में जाओ। अब अगर अपील करने गए तो रिव्यू के लिए नहीं जा सकते, और रिव्यू करने गए तो पहली कंडीशन है अपील नहीं कर सकते, दैट्स कूल। तो अगर रिव्यू के लिए गए, रिव्यू में जाने के बाद वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, वो ऑफिसर बोलता है कि आप जिस बेसिस पे मुझे रिव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो आपका वो बेस गलत है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू द केस, मैंने जो ऑर्डर दे दिया वो फाइनल है। तो दैट वाज द रिजेक्शन ऑफ रिव्यू एप्लीकेशन। तो वहां पे ये भी एक बात थी कि अगर आपको अपील में जाना है तो आप अपनी पुरानी मैटर को लेके जाइए, आप ये अपील नहीं कर सकते कि मैंने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन किया और वो उसने रिजेक्ट क्यों किया। यू कैन नॉट अपील फॉर द रिजेक्शन ऑफ रिव्यू एप्लीकेशन। वो हमने देखा था, वो ही यहां पे बोल दिया कि ये जो सबसेक्शन 5 की जो एप्लीकेशन है उससे रिव्यू के अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते, राइट। आगे देखिए आगे आपको बताया 7C और 14B में प्रीफर टू अपील टू एन एपेलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट नोटिफिकेशन। प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल के पास जब एप्लीकेशन आती है अपील के लिए तो इन्हें भी कोई प्रोसीजर करनी है। तो अकॉर्डिंग टू 7J, a tribunal shall have power to regulate his own procedure in all the matters arising out of exercise of its power or of the discharge of its function, including the place at which the tribunal shall have its sitting। यानी कि यहाँ पे इनको सब पावर्स है कि कैसे प्रोसीडिंग करना है और किस जगह पे प्रोसीडिंग चलेगी। The place at which proceeding will have taken। तो tribunal shall, for the purpose of discharging its function, have all the powers which are vested in the offers referred to in 7A, and the proceeding therefore tribunal shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of 193 or 228 and for the purpose of 196 Indian Penal Code, and the tribunal shall deemed to be civil code for all the purpose of 195 and chapter number वहां पे दिया है 26 of the Code of Criminal Procedure 1973। यानी कि ट्रिब्यूनल 193 और 228 के हिसाब से जो सिविल कोड का प्रोसीजर है वही डेजिग्नेशन इस ट्रिब्यूनल को मिलेगा। जैसे सिविल कोड अपना प्रोसीडिंग चलाती है उसी तरह ये ट्रिब्यूनल अपनी प्रोसीडिंग को चालू कर सकता है, राइट। जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है वैसे ही क्रिमिनल कोड की तरह भी ये प्रोसीडिंग कर सकता है इन सम एक्सेप्शनल केसेस में। आगे देखिए, राइट ऑफ अपीलेंट टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एंड ऑफ गवर्नमेंट एक्सेट्रा टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स। देखिए अब होगा क्या, मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर के ऊपर हमने एप्लीकेशन भेजा था, ऑर्डर पास किया था कि आपको इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, आपका भरना है। अब उसने क्या किया, उसने अपील करना चाहा। तो अपील में होगा क्या, वो खुद भी अपना पक्ष रख सकता है, वो खुद भी अपना प्रोटेक्शन कर सकता है, बट इट्स फार बेटर टू स्टडी रादर देन स्टडी द लॉज। आप एक लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर दीजिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे अनुमति दी गई है कि जब ट्रिब्यूनल में आपने अपील फाइल की है तो ट्रिब्यूनल में जब आपका हियरिंग होगा तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकते हो। यू कैन अपॉइंट अ लीगल प्रैक्टिशनर, लॉयर ले लीजिए। इन शॉर्ट लॉयर प्रैक्टिस जो करता है वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी ले सकते हो, अदरवाइज
आप गवर्नमेंट लॉयर को भी अपॉइंट कर सकते हो। इसमें फर्क क्या होगा फ्रेंड्स? फीस का फर्क रहता है। जो प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर है, लीगल प्रैक्टिशनर है, उसका चार्ज जो है वो गवर्नमेंट के जो लीगल प्रैक्टिशनर्स है उनसे ज्यादा होना है, राइट? तो वहां पे अगर मेरा हैसियत नहीं है या फिर मेरे को ये परवड़ता नहीं है, तो आई कैन गो फॉर द लीगल प्रैक्टिशनर्स व्हिच आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? तो सरकारी वकील ले लीजिए या फिर अपना खुद का वकील लेके आइए। अब आगे इसके रिगार्ड में यहां पे दिया है सेक्शन 7K। तो अ पर्सन So section 7K, a person referring an appeal to tribunal under this section, this act may either first one appear in person, second one, or take assistance of legal practitioners of his choice to present his case before the tribunal. Appear in person का मतलब क्या? वो खुद अपने आप केस लड़ेगा। अब आपको इतने कायदे कानून अगर पता है तो यू कैन, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है और आपको पता है कि यही एक या दो सेक्शन से ये केस खत्म होने वाला है मेरी फेवर में है, तो यू कैन, बट इट इज सेफर साइड टू गो फॉर द लीगल प्रैक्टिशनर। तो आप उनका भी असिस्टेंस ले सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं, आपको कोई रोकेगा नहीं। आगे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट में authorize one or more legal practitioners or any of his officers to act as presiding officers, and every person so authorized may present the case with respect to any appeal before tribunal। देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे लीगल प्रैक्टिशनर्स को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कि जिनको आप ये केस दे सकते हो, राइट? तो जो सरकारी वकील है उनमें भी कैटेगरीज होती है कि हर एक सरकारी वकील हर एक प्रकार का केस नहीं लड़ सकता। इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक केस के लिए एक ही सरकारी वकील चलेगा, उसकी भी सोच लिमिटेड होती है, राइट? आगे ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल 7L, सेक्शन 7L के हिसाब से देखिए, ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग पार्टीज टू अपील एंड opportunity of being heard pass such order thereon as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against, or may refer case back to the authority which passed such order with such directions as the tribunal may think fit for a fresh adjudication or other case as or order as the case may be after taking additional evidence in if necessary। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि ट्रिब्यूनल क्या करेगा, तो अपने पास जो एविडेंस सबमिट किए गए ओवर एंड अबाउट दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर उसे लगती है तो वो मंगवाएगा। उन सारी इंफॉर्मेशन को रिफर करने के बाद वो क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा। अब जो ऑर्डर है, अपील में क्यों गए थे फ्रेंड्स? कॉमन सेंस की बात है, कोई एक ऑर्डर पास हुआ था आपके अगेंस्ट में, आपको लगा कि इट इज प्रिजुडिशियल टू माई इंटरेस्ट एज एन एम्प्लॉयर, तो आपने अपील किया। इसका मतलब कोई एक ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है, वेदर दैट ऑर्डर इज वैलिड और इनवैलिड, एक्सेसिव और अंडरवैल्यूड, ये चीजें यहां पे डिस्प्यूट में है। तो ट्रिब्यूनल की लायबिलिटी क्या बनती है? ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर बाय एक्सेप्टिंग द ऑर्डर व्हिच ऑलरेडी हैड बीन इश्यूड बाय सच अथॉरिटी। किसी ने ऑर्डर पास किया है, वो ठीक है, ऐसा भी बोल सकता है ट्रिब्यूनल। दूसरी बात, उस पुराने वाले ऑर्डर को मॉडिफाई भी किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के थ्रू। तीसरी बात, उस ऑर्डर को सेट असाइड करके फ्रेश असेसमेंट के लिए या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के लिए उस पर्टिकुलर ऑफिसर या अथॉरिटी को डायरेक्शन दिए जाएंगे और उस डायरेक्शन के बेसिस पे नया एक ऑर्डर पास करने की उनको डायरेक्शन दी जाएगी। तो इन दैट केस दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो यही तो होना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाउएवर, देखिए अब क्या बात कर रहे हैं। An amendment which has effect of enhancing the amount due from or otherwise increasing the liability of the employer shall not be made under this subsection unless tribunal has given notice to him of its intention to do so and has allowed him a reasonable opportunity of being heard। इसका मतलब ये कि मान लीजिए कि किसी ऑर्डर में जो ऑफिसर है इसने ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में ये बताया कि एम्प्लॉयर जो है उस एम्प्लॉयर को
2 लाख रुपीस का अमाउंट पे करना है। दिस इज द लायबिलिटी कन्फाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ ऑफिसर। अब एम्प्लॉयर के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है? टू पे व्हाट? 2 लाख। 2 लाख पे कर दीजिए, बात खत्म हो गई, राइट। और अगर नहीं बात खत्म करनी है तो यहां पे क्या होगा? टू फाइट। अब फाइट करने के लिए दो तरह से जाना है। एक गांधी जी की स्टाइल अपना, एक सुभाष चंद्र बोस की। तो गांधी जी की स्टाइल से अगर गए तो गांधी जी बोलते हैं अहिंसावादी हूं मैं। इसका मतलब क्या? रिव्यू एप्लीकेशन, रिव्यू के लिए अप्लाई किया। अगर रिव्यू के लिए अप्लाई किया तो यू कैन नॉट गो फॉर अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब अगर यहां पे गए तो यहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप नहीं जा सकते, तो इधर और है, किसी भी एक जगह पे जा सकते हो। तो यहां पे और मैं लिखता हूं, ओके। अगर रिव्यू में गए तो रिव्यू का एप्लीकेशन जो है ये या तो एक्सेप्ट होगा या फिर क्या होगा? रिजेक्ट होगा। तो कैन नॉट गो फॉर 80 फॉर सच रिजेक्शन। रिजेक्शन के लिए आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर जाना है तो मेन प्रोसीडिंग के लिए जाइए। ये मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों किया इसने, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की, इस बेसिस पे आप नहीं जा सकते। तो यू कैन नॉट अप्लाई, राइट। अब देखिए एक्सेप्ट किया तो क्या होगा? तो या तो फिर लायबिलिटी जो है, या तो फिर लायबिलिटी एज इट इज रहेगी, यानी नो चेंज। और अगर चेंज हुआ लायबिलिटी या तो फिर चेंज हो जाएगी, तो ठीक है भाई, चलो कुछ आपकी बनी कुछ हमारी बनी, मिलजुल के सेटल कर दिया, तो फिर अप्लाई करना, अपील करने के लिए जरूरत नहीं है। पर अगर चेंज नहीं हुआ फिर भी हमें लगता है कि अभी भी हमारे प्रेजुडिशियल काम हो रहा है, तो फिर हम अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में आने के बाद, अपीलेट ट्रिब्यूनल में आने के बाद जो अपील चलती है उसका प्रोसीडिंग चलेगा। प्रोसीडिंग में यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, लायबिलिटी एज पर ऑर्डर ऑलरेडी पास, यानी ये जो ऑर्डर था उसी के अकॉर्डेंस में बोल दिया कि भाई आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं, मतलब करने, दैट्स इट, तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि लायबिलिटी इज लेस देन 2 lakhs। बोलेंगे भाई नहीं 2 लाख तो नहीं बनना है, आपको 1,80,000 बनना है। आपने जो एविडेंस बताया उसके हिसाब से आपको 20,000 का रिलीफ मिलता है, तो भी बात खत्म हो गई। पर अगर मान लीजिए कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ये बोलता है कि लायबिलिटी आपका जो है वो ग्रेटर देन 2 lakhs है, ये बात गलत हो गई, राइट। ये बात गलत हो गई, आसमान से टप के खजूर पे अटके। यहां पे आप ऐसे फंसे कि आप तो 2 लाख बचाने के लिए एक अपील में गए थे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 लाख तो भरना है, उसके अलावा और एडिशन हो गया। मान लीजिए उन्होंने बोले नहीं 2 लाख नहीं भरना भाई, 240 भरना है, भैया अजीब बंदा डाल दिया। तो जब ये ऑर्डर पास करना है टू एनहांसिंग लायबिलिटी ऑफ व्हाट, लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, तो यहां पे बिफोर पासिंग सच ऑर्डर opportunity to employer has to be given। एम्प्लॉयर को अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उनको हियरिंग के लिए बुलाना होगा और बताना होगा कि भाई देखिए आपका जो लायबिलिटी आपने सोचा था कि 2 लाख नहीं है, बट हाँ वो बात सही थी, 2 लाख नहीं है, 2 लाख से ज्यादा हो रहा है। तो अब मैं आपको ऑर्डर पास करने जा रहा हूं 2,40,000 के लिए। सो क्या सोचते हो, ऑर्डर पास करूं या ना करूं? तो इस सोच के लिए
यहाँ पे डिस्कशन होगा, उनको फिर से चांस दिया जाएगा अपना जो कोई भी यहाँ पे एलिगेशन उनको करना है या फिर जो कोई भी बचाव करना है, और सब कुछ देखने के बाद फाइनली ऑर्डर पास होगा एनहांसिंग द लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, राइट। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर हाँ अगर 2 लाख से भी ज्यादा जाना है तो ट्रिब्यूनल को एक और चांस देना होगा, किसे, एम्प्लॉयर को। आगे देखते हैं। तो आगे आपको बताया है कि however the amendment of the effect जो enhancing the liability, तो यहाँ पे a tribunal shall send a copy of every order passed under this section to parties to appeal, and any order made by the appellate tribunal finally disposing of an appeal shall not be questioned in any court of law। यानी कि जब इनकी तारीख खत्म होगी तो कहीं और तारीख नहीं होगी, ये आपको समझना है। दैट इज फाइनल डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल is always final. You cannot challenge the decision of tribunal to any court of law, right? तो यही final decision इनका होगा। Next देख लीजिए, deposit of the amount due on the filing and appeal। तो no appeal shall by the employer shall be entertained by the tribunal unless he has deposit with, underline कर लीजिए, it's 75% of the amount due from him as determined by an officer referred to in section 7A। यानी 7A के ऑफिसर्स ने जो नोटिस दिया था ना लायबिलिटी का, वो लायबिलिटी सबसे पहले 75% यहाँ पे पे करनी है, अनलेस एंड अनटिल अपील नहीं हो सकती। तो बिफोर 80 75% ऑफ लायबिलिटी has to be paid करनी है। आगे देखिए, yes the tribunal may however for reason to be recorded in writing waive or reduce यानी अगर आपको ये 75% पे नहीं करना है तो फिर से अपील ट्रिब्यूनल को आप अप्लाई कीजिए और इनको आपको वैलिड रीजन देना होगा। अगर इनको वैलिड लगता है तो वो वेव कर सकते हैं, कोई पैसा मत पे करिए, आप देखते हैं क्या होगा। या फिर वो बोल सकते हैं कि ठीक है 75 मत पे कीजिए, कुछ कम पे कर दीजिए, फिर देखते हैं, राइट। तो आगे नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। सो ऑल द एप्लीकेशंस व्हिच आर पेंडिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर 19A बिफोर इट्स रिपेल शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल exercising jurisdiction in respect of the establishment in relation to which such application has been made, as if such application were appeals preferred to the tribunal। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये चेंज आने से पहले, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंट होने से पहले अगर कोई केस सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहा है इस तरह का, तो इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास और यही माना जाएगा कि ओरिजिनल एप्लीकेशन ही अपीलेट ट्रिब्यूनल में हुई थी, राइट। यहाँ पे एक ही इंटेंशन है फ्रेंड्स कि कोर्ट ऑफ लॉ का बर्डन जो है ना वो कम करना है। ये इनका टेम्पररी कोर्ट फंक्शनिंग है कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए इन तरह के केसेस को भी अगर आप कोर्ट में ले गए ना तो फिर से तारीख पे तारीख, वैसे भी सिलसिले चालू है इस चीज के, तारीख मिलती नहीं है क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े, उनमें इनका एडिशन करना नहीं है। सो इट्स फार बेटर टू मेंटेन द लीगल प्रोसीडिंग। तो आप एक काम कीजिए ना, हम वैसे भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो लोग को प्रिसीडिंग ऑफिसर के तौर पर रख रहे हैं वो भी तो कहां से आते हैं, हाई कोर्ट के जज है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज है, तो वो भी इक्वल कॉम्पिटेंस से है ना, उनका भी नॉलेज लेवल सेम है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, आप यहीं से केस खत्म कीजिए, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, जाहिर मत कीजिए उनका कीमती वक्त। तो देखिए आगे ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, वो हो गया कि यस इंटरेस्ट पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। अब क्या होगा कि अगर लायबिलिटी बढ़ती जाती है तो लायबिलिटी बढ़ने के कारण इंटरेस्ट भी पे करना है। सो द एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12, अंडरलाइन कर दीजिए 12% पर एनम, or at such higher rate as may be specified in the scheme on any amount due from him under the act, underline कीजिए from the date on which amount has become due till the date of its actual payment। however इसके ऊपर राउंड कर दीजिए, the higher rate of the interest specified in schedule cannot exceed lending rate of interest charged by the scheduled bank। यानी scheduled bank के जो lending rates होते हैं उनसे ज्यादा
आप इंटरेस्ट इनके पास से यानी एम्प्लॉयर के पास से नहीं ले सकते, राइट? ओके।